Medieval history, administrative systems and institutions. तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई उसके साथ वहाँ पर एक न्यू रूलिंग क्लास उभर के आ गई थी और इस न्यू क्लास ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपना सेटअप कर दिया। कुछ नए संस्थान बने और उसके बाद मुगल के आने के बाद जो भी इंस्टीट्यूशंस बने थे उसमें कुछ बदलाव किए गए और कुछ नए वाले आए। कुछ जो प्रशासनिक संस्थान थे उनकी जो जड़ है वो अरब और सेंट्रल एशिया में है, जहाँ से नया रूलिंग ग्रुप आया था, जबकि कुछ भारतीय ओरिजिन के भी हैं। इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस का एक महत्वपूर्ण फीचर लक्षण ये था कि ये सभी धीरे धीरे बदले और भारतीय संदर्भ के अनुसार वो एडजस्ट हुए। जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है सल्तनत और मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करने में। एक छोटे लेसन में हम इतने सारे बदलाव को डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो बेसिक लक्षण है वो कैसे क्या चीज़ बदली, क्या चीज़ चलती रही, ये सब हम देख सकते हैं। रूलिंग क्लास जो है वो बदलती जा रही थी। रूलिंग क्लास भी एक जैसी नहीं थी ना। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये अलग अलग रूलर ने यूज़ किए हैं। एक बार एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है उसको एक रूलर नहीं यूज़ करता, वो सिस्टम बन गया, वो कई रूलर उसको एक के बाद एक यूज़ करते हैं। समय समय पे अलग अलग सोशल क्लास के लोग इस एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस में थे, जिससे कि एक सामाजिक सामंजस्य बना रहे लोगों के बीच में। और ये बात बड़ा स्वाभाविक थी कि सभी सामाजिक क्लासेस के लोग गवर्नेंस में आना चाहेंगे और कई रूलर्स भी उनको अकोमोडेट करना चाहेंगे। तो इस तरह से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं ये ऐसा टूल बन जाता था जो कि सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट को रोकेगा। तो हालांकि सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल की गई थी रूलर्स के द्वारा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्थापित किया एक इंडिपेंडेंट सुल्तान के रूप में लाहौर में, तो जो उपलब्ध एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस था वो जैसा पहले था वही आगे चला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू में तो कुछ खास नया बदलाव किया नहीं। जो भी प्रिवेल कर रहा था स्ट्रक्चर वो बदला नहीं और वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। और जब तक लोकल रूलर्स सुल्तान की प्रभुता को मान रहे थे तो सुल्तान उनको टैक्सेस कलेक्ट करने दे रहा था और जो केंद्रीय ट्रेजरी है उसमें एक चढ़ावे के रूप में भेजने दे रहा था। जो केंद्रीय ऑफिशियल्स थे वो लोकल रूलर्स की मदद करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ और मजबूती आई तो नए प्रशासनिक इंस्टीट्यूशंस भी उभरने लगे। और ये जो भी इंस्टीट्यूशंस बने उनके ऊपर प्रभाव मंगोलों का भी था और सेल्जुकिड लोगों का भी था, जिनको ये नए रूलर अपने साथ लाए थे। जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनका भी कंट्रीब्यूशन था इस नए सिस्टम को बनाने में। सुल्तान को ये पता था कि उनको ऐसे प्रजा के ऊपर रूल करना है जो कि इस्लामिक नहीं है, और इसलिए सुल्तान जो थे वो ऐसे तरीके अपनाते थे जो कि
जो भी हालात थे, मौजूदा हालात उसके अनुसार हो। जो लोकल लेवल का प्रशासन था वो ज़्यादातर गांव के हेडमैन या पंचायत के पास छोड़ दिया गया था, और सेंटर और प्रोविंसेस के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाए गए थे। और इस प्रकार से सल्तनत पीरियड में अलग अलग लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस आए हैं, केंद्रीय लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और स्थानीय या लोकल लेवल पे। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे था। उसका हेड था सुल्तान, तो सुल्तान की मदद कर रहे थे नोबल्स। और भी दूसरे ऑफिसेस थे सुल्तान के ऑफिस के अलावा। एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी जिसको कहते थे मजलिस खलवत, जो सुल्तान की मदद कर रही थी। सुल्तान जो थे वो केंद्रीय फिगर थे इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। सुल्तान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी हेड थे और सुप्रीम कमांडर आर्मी के भी थे। वही सारे अपॉइंटमेंट और प्रमोशन वगैरह किया करते थे, और उन्हीं को ये अधिकार था कि वो किसी को भी हटा सकते थे सर्विस से। उनका पूरा पावर था। वो जुडिशरी के भी हेड थे। वो दूसरों के ऊपर टाइटल और ऑनर्स भी वही देते थे। तो सुल्तान एक ऊंची पोजीशन पे थे थ्योरी में अगर देखा जाए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अलग अलग सुल्तान अलग अलग पावर इंजॉय कर रहे थे। सुल्तान की जो पोजीशन थी वो नोबिलिटी के प्रेशर में आ जाती थी और उलेमा के प्रेशर में आ जाती थी। उलेमा जो कि रिलीजियस लीडर्स थे। दिल्ली के सुल्तान खासतौर पे जो पावरफुल सुल्तान थे, उन्होंने कई रणनीतियां अपनाई कि जिससे नोबल के ग्रुप को एक साथ रखा जा सके, कंट्रोल में रखा जा सके। बालबन ने तो नोबल्स को बहुत बढ़िया तरीके से, दृढ़ता से कंट्रोल में रखा था। और इस प्रकार से सुल्तान की जो पर्सनालिटी थी, उसने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था प्रशासनिक ढांचे में सल्तनत के। और सुल्तान के, एक स्ट्रांग सुल्तान अगर होता था तो ये ढांचा अच्छा काम करता था, और अगर रूलर ठीक नहीं होता था तो वो प्रेशर में आ जाता था। नोबल सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनरी थे। शुरू में ये वे कमांडर थे जो कि जीती हुई आर्मी के साथ आते थे, तो उन्हीं को नोबल बना देते थे। समय के साथ उन्हीं के जो बच्चे और परिवार के लोग जो थे वही मेन स्ट्रेंथ बन जाते थे, और कुछ इंडियन ग्रुप, इसके अलावा इंडियन ग्रुप्स भी उभरे। तो नोबिलिटी का जो पोजीशन और पावर था वो बदलता रहता था, खासतौर पे उनका जो कि दिल्ली में बेस थे। और ये नोबिलिटी काफ़ी पावरफुल ग्रुप बन जाती थी, और कभी कभी सुल्तान का सिलेक्शन भी करती थी। तो नोबिलिटी जो थी वो एक तरह की क्लास नहीं थी, और उसमें काफ़ी वैरायटी थी। इसमें अलग अलग ग्रुप थे नोबिलिटी के अंतर्गत, और अक्सर आपस में उनके टकराव और दुश्मनी वाला वातावरण भी होता था। जैसे तुर्की और ताजिक नोबलों के, नोबल्स के बीच में जो झगड़ा फसाद शुरू हुआ, वो अल्तमश के टाइम में ही शुरू हो गया था, और अल्तमश की डेथ के बाद वो और तीव्र हो गया। जो चहलगान अल्तमश ने बनाया था, जो कि 40 नोबल का ग्रुप था, वो भी काफ़ी पावरफुल रूप से इमर्ज हो गया। लेकिन बालबन पहला सुल्तान थे जिन्होंने नोबिलिटी को दृढ़ता से कंट्रोल में किया। हालांकि बालबन खुद भी चहलगान का पार्ट रह चुके थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो उसी चहलगान को कंट्रोल में उन्होंने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश ने तो नोबल्स को अपने बराबर ही माना था, लेकिन बालबन ने अपना दूरी बना ली, और एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने एनफोर्स किया अपने लिए और नोबिलिटी के लिए। कोई भी ढीली ढाली बात नहीं की जाएगी, कोई हंसना वसना नहीं था अलाउड था कोर्ट में बालबन के। उन्होंने ये भी इस बात पे भी जोर दिया कि जो अच्छे ब्लड के हैं, यानी जो हाई कास्ट हाई कैरेक्टर के लोग हैं, अच्छे फैमिली के हैं,
उनको वो ज़्यादा तवज्जो देते थे और हाई पोजीशन में उन्हीं को रखते थे। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस ने कोशिश की कि हम भी नोबिलिटी में आ जाएं। शुरू में तो उसमें तुर्क ही थे, लेकिन खलजी और तुगलकों के रूल के दौरान नोबिलिटी के दरवाजे कई विविध बैकग्राउंड पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खोल दिए गए थे। लो कास्ट वाले लोग, हिंदू और मुस्लिम भी नोबिलिटी को ज्वाइन कर लिए थे और वो भी ऊंची पोजीशन पे पहुंच सकते थे। खासतौर पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में तो ऐसा बहुत हुआ, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जरा प्रयोगात्मक नेचर था। लोधी पीरियड में जो अफगान लोगों का कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी का, अफगान लोगों का कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का था, सब बराबर है, वो अपने ट्राइब में भी वो सब बराबर मानते थे। तो जब अफगान लोग आए तो सुल्तान को वो बराबरों में पहला मान के चलते थे, और इस प्रकार से नोबल्स को सुल्तान के बराबर का स्टेटस मिला था लोधियों के टाइम पे। जैसे सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी हैं, इस सिचुएशन में, स्थिति में वो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहते थे और हालांकि कोशिश करते रहते थे नोबल्स को अपने कंट्रोल में लेने की, और नोबल्स इसको रेजिस्ट करते थे, और जिसका रिजल्ट ये होता था कि सुल्तान के लिए मुश्किल पैदा होती थी। तो अफगान का ये जो पुराना रवैया था बराबरी का, वो सुल्तानों को पच नहीं रहा था। अब जो रिलीजियस इंटेलेक्चुअल ग्रुप था मुस्लिम का, जिसको उलेमा कहते हैं, इस ग्रुप के लोग जो हैं वो रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करते थे और रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशंस को के मीनिंग बताते थे सुल्तान के लिए। ये लोग जुडिशियल मैटर में भी इंचार्ज थे और काजी का काम भी करते थे, काजी जो कि न्यायाधीश होता है। और ये काफ़ी प्रभावशाली ग्रुप था और सुल्तान की रिस्पेक्ट भी इनको मिलती थी, नोबिलिटी की भी रिस्पेक्ट इनको मिलती थी, और इनका मुस्लिम लोगों के बीच में भी काफ़ी प्रभाव था। ये जो ग्रुप था ये प्रेशराइज किया करता था सुल्तान को कि वो सल्तनत को धार्मिक लॉज के हिसाब से चलाएं, इस्लाम के। तो सुल्तान और नोबल्स थे वो सामान्यतः कोशिश करते थे कि प्रशासनिक मामलों को वो ऐसे चलाएं जैसा कि राज्य की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो रिलीजियस धार्मिक लॉज के हिसाब से चलाएं। जैसे सुल्तान जैसे थे अलाउद्दीन खिलजी, वो उलेमा के ओपिनियन को इग्नोर कर सकते थे, नज़रअंदाज कर सकते थे, और कई सारे इश्यूज थे, लेकिन कुछ उनकी लाइन को ही फॉलो करते थे। जैसे उलेमा कहते थे वो वही किया करते थे। जो केंद्रीय प्रशासन था, अब उसके बारे में बात की जाए। केंद्रीय प्रशासन जो था वो सुल्तान के द्वारा हेडेड था। कई सारे डिपार्टमेंट थे और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जिम्मेदारी थी, और इन डिपार्टमेंट्स को जो प्रभावशाली नोबल्स थे वही मैनेज करते थे। तो कुछ डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे विजारत, सुल्तान के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस था वो दीवानी विजारत था, जो वजीर होता है, और इनका हेड था वजीर। ये की पोजीशन थी, सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन थी रॉयल कोर्ट में, दरबार में, रॉयल दरबार में। और वजीर का जो रोल था वो सामान्यतः सुपरवाइज़र का रोल था, उस सारे डिपार्टमेंट पे वो सुपरविजन उनका रहता था। हालांकि वो 4 इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंटल हेड में से एक थे। वो सुल्तान के चीफ एडवाइज़र भी थे। जो मुख्य फंक्शंस हैं वज़ीर के, वो ये होते थे कि जो वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट का संगठन है, वित्तीय संगठन, उसका ध्यान रखते थे। सुल्तान को वो एडवाइस भी देते थे, और अक्सर वो मिलिट्री एक्सपेडिशन भी लीड करते थे सुल्तान के कहने पे। ये वज़ीर जो थे ये आर्मी के पेमेंट को भी सुपरवाइज़ करते थे, और जो वज़ीर का ऑफिस था वो लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन पर चेक रखता था।
एक रिकॉर्ड भी रखता था, जो भी खर्चे हो रहे हैं या जो आय आ रही है, इनकम आ रही है राज्य के द्वारा। और इस प्रकार से वो जो भी रॉयल सर्वेंट्स को या सरकारी सर्वेंट्स को जो सैलरी दी आती थी, उसको भी कंट्रोल करते थे और उसका भी रिकॉर्ड रखते थे। उसके अलावा जो भी चैरिटेबल डोनेशंस दिए जाते थे, जैसे वक्फ और इनाम वगैरह, उन पे भी ये नज़र रखते थे और उनको करवाते थे। और इसके अलावा जो मिंट है, जहाँ सिक्के बनते हैं, और जो इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, रॉयल बिल्डिंग्स, और जो दूसरे बॉडीज़ जो रॉयल कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, इनका सुपरविज़न भी वज़ारत करता था। वज़ीर डायरेक्टली सुल्तान से बात करते थे, सुल्तान तक उनकी डायरेक्ट पहुंच होती थी, और उन्हीं के विजडम, सिंसेरिटी और लॉयल्टी की वजह से सुल्तान उन पे काफ़ी डिपेंड करते थे। क्योंकि वज़ीर वो होता था जो समझदार हो, जो कर्तव्यवान हो, निष्ठावान हो और पूरे भरोसेमंद हो। कई और भी डिपार्टमेंट थे जो कि वजारत के अंतर्गत काम करते थे, उनको अलग अलग काम दे रखे थे। जैसे मुस्तौफ़ी ममालिक, वो ऑडिटर जनरल का काम देखता था। मुशरफ ममालिक अकाउंटेंट जनरल होता था, जो अकाउंट का काम देखता था। मुस्तफ़े ममालिक जो है वो अकाउंट को चेक करने का काम करते हैं। मजमुआदार जो थे वो लोन वगैरह और ट्रेजरी के बैलेंसेस को पर ध्यान रखते थे। और बाद में कुछ और ऑफिस भी थे जो कि वजारत के सुपरविजन में लाए गए थे, जैसे दीवान वकूफ़, यानी एक्सपेंडिचर का जो डिपार्टमेंट है, और दीवान मुस्तखराज, जो कि रेवेन्यू पेमेंट जो नहीं आ रहा उसकी एरियर पे ध्यान रखता है, और दीवान अमीर कोही, जो इस बात पे ध्यान रखता है कि कौन सा लैंड अभी कल्टीवेट नहीं हुआ है, उसको कल्टीवेशन में लाया जाए राज्य के सपोर्ट से। वजारत के बाद अगला डिपार्टमेंट था दीवान अर्ज। ये जो डिपार्टमेंट था, ये एम्पायर की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को लुक आफ्टर करने के लिए था, और इसके हेड थे अरीज़ ममालिक। अरीज़ ममालिक जिम्मेदार थे मिलिट्री अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वो रॉयल दस्ता मेंटेन करते थे, जो कि मतलब राज्य के जो राजा के जो सिपह सालार हैं। उसके बाद सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट करते थे, डिसिप्लिन इंश्योर करते थे आर्मी में, और फिटनेस आर्मी की इंश्योर करते थे। ट्रूप्स का इंस्पेक्शन करते थे, जो ट्रूप्स इक्तादार लोग मेंटेन करते थे। इक्ता वो इक्ता ज़मीन होती थी जो कि नोबल्स को दी आती थी, जिसके वो जिम्मेदार होते थे, और वहाँ पर उनको कुछ ट्रूप्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी होती थी। इन ट्रूप्स का इंस्पेक्शन अरीज़ ममालिक करता था। हॉर्सेस का एग्जामिनेशन करते थे, हॉर्सेस को ब्रांडिंग करते थे, कौन किस कैटेगरी का हॉर्स है, उस पर चिन्ह लगाया जाता है, छप्पा छाप लगा के। और जो राजसी स्टैम्प थी उन पे लगाई जाती थी घोड़ों पे, जिससे पता लग जाए कि ये घोड़ा जो है हमारा है। जब वॉर होती थी तो ये अरीज़ ममालिक घोड़ों का अरेंजमेंट करते थे, और सॉरी मिलिट्री प्रोविजंस का अरेंजमेंट, मतलब खाने पीने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करते थे, और आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वॉर में, और लगातार सप्लाई उनको पहुंचाते थे। और जो भी वॉर में बूटी जीती जाती थी उसके भी वही कस्टोडियन होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक का सिस्टम शुरू किया था इसको, और हुलिया का सिस्टम शुरू किया था, यानी कि हर आदमी के हाथ पे या पैर पे कोई दाग लगा दिया जाएगा, जिससे वो उससे पहचान में आ जाता है कि हमारा आदमी है। तो लड़ाई में पता नहीं चलता किसको मारने आ रहे हो आप। और हुलिया भी लिखा जाता था कि कौन वाकई हमारा है, क्योंकि बहुत से लोग स्पाई के रूप में दूसरी आर्मी में घुस जाते थे। हुलिया एक तरह का विवरण होता था कि वो व्यक्ति को कैसे पहचाना जाएगा। अभी कुछ साल पहले भी जब हम लोग पासपोर्ट बनाया करते थे, उसमें हमारे कहाँ पे हमारे मोल है या दाग है, वो सब नोट किया जाता था हुलिये में।
और ये जो डिपार्टमेंट था इसमें अरीज़ ममालिक की ड्यूटी थी कि सोल्जर्स को कैश पेमेंट भी करते थे, जिससे आर्मी पे कंट्रोल रहे। जो भी दस्ता दिल्ली में होता था उसको हशम कल्ब बोलते थे, और जो प्रोविंस में दस्ते होते थे आर्मी के उनको हशम अतरफ बोला जाता था। इसके बाद एक था डिपार्टमेंट, ये सल्तनत के समय का है। इसके बाद एक डिपार्टमेंट था दीवान इंशा, यानी कि जो राज्य कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, पोस्टल डिपार्टमेंट कह सकते हैं। और इसको इसके हेड थे दबीर खास। वो रॉयल ऑर्डर बनाते थे, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन एंड पोस्ट कह सकते हैं इसको। रॉयल ऑर्डर को ड्राफ्ट करते थे, उसको डिस्पैच करते थे और रिपोर्ट प्राप्त करते थे अलग अलग ऑफिसरों से। दबीर जो था, दबीर खास, वही फॉर्मल कम्युनिकेशन का चैनल था सेंटर और दूसरे रीजन्स के बीच में, उस राज्य के एम्पायर के। वो एक तरह का दबीर जो था, क्योंकि कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट चैनल था, जो भी औपचारिक चैनल था, तो वो एक तरह का प्राइवेट सेक्रेटरी भी था सुल्तान के लिए, और सुल्तान के फरमान लिखा करता था। लिखने के बाद उनको ड्राफ्ट करके डिस्पैच करेगा वो। और इसके बाद एक बरीद ममालिक भी था, वो हेड ऑफ स्टेट था न्यूज़ इकट्ठा करने के लिए, और इंटेलिजेंस का हेड था वो। उनके पास वो इंफॉर्मेशन रखते थे कि क्या हो रहा है सल्तनत में। लोकल लेवल पे जो गुप्तचर होते हैं बरीद, तो उनका हेड बरीद ममालिक हो गया, हेड ऑफ द बरीद्स। तो ये जो बरीद होते थे ये रेगुलर न्यूज़ भेजा करते थे सेंट्रल ऑफिस को कि राज्य में क्या कहाँ क्या हो रहा है। और बरीदों के अलावा रिपोर्टर भी होते थे, जो कि जिनको कहते थे मुनीहियान। और तो अगला डिपार्टमेंट था दीवान रसालत। ये जो डिपार्टमेंट था ये जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता था, और इसके हेड थे सदर उस सदर, जो कि काजी ममालिक भी थे, यानी काजियों के हेड। ये यानी एक तरफ तो वो जस्टिस इम्पार्ट करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सुपरविजन भी कर रहे हैं दूसरे काजियों का। ये सबसे ऊंचे रिलीजियस ऑफिसर होते थे, और जो रिलीजियस मैटर थे, एक्लेसियास्टिकल मतलब जो रिलीजियस मैटर्स थे, धार्मिक अफेयर, धार्मिक मामलों का ध्यान रखते थे। ये काजीज का अपॉइंटमेंट करते थे, और जो चैरिटेबल ग्रांट होती है, वक्फ, वजीफ़ा, इदरार वगैरह वगैरह, इसको भी यही अप्रूव करते थे। तो सुल्तान जो थे वो सबसे बड़े कोर्ट ऑफ अपील होते थे सिविल क्रिमिनल मैटर में। और सुल्तान के बाद आता था नंबर काजी ममालिक का। और जैसे प्रेसिडेंट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और मुतासिब जो थे, पब्लिक सेंसर, कहते हैं ये बात मुतासिब नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। और मुतासिब जो थे वो असिस्ट करते थे जुडिशल डिपार्टमेंट को। इनका मुख्य काम ये होता था मुतासिबों का कि वो ये सुनिश्चित करना कि कोई जनता के बीच में इस्लाम के किसी रूल रेगुलेशन अ, का तोड़ना तो नहीं हो रहा है। और इनका काम ये भी था कि वो सुपरवाइज करते थे, और पब्लिक में, जनता में जो मॉरल्स और कंडक्ट है, सही कंडक्ट कैसे व्यवहार करना चाहिए, नैतिकता को इन्फोर्स करते थे। इसके अलावा दूसरे भी डिपार्टमेंट थे, जो छोटे डिपार्टमेंट कह सकते हैं।
वकील दार, रॉयल हाउस होल्ड और सुल्तान की पर्सनल सर्विसेज का ध्यान रखते थे। अमीर हजीब रॉयल सेरेमनीज का ध्यान रखते थे। और सुल्तान और सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स के बीच में वो एक इंटरमीडियरी बीच के भी थे, और सुल्तान और पब्लिक के बीच में भी वो एक उनका रोल रहता था। तो सारे सरे जानदार रॉयल बॉडीगार्ड्स का ध्यान रखते थे। अमीर अखूर, अखूर जो है हॉर्सेस के लिए होता है, तो अमीर अखूर हॉर्सेस का एस्टेब्लिशमेंट देखते थे। शहनाई फिल शाहनाई फिल एलिफेंट्स का एस्टेब्लिशमेंट देखते थे। अमीर मजलिस मीटिंग्स और ख़ास सेरेमनीज का अरेंजमेंट करते थे, मजलिसों का। जो रॉयल वर्कशॉप थी, कारखाना, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता था। रॉयल हाउस होल्ड की नीड जो है सारी कारखाने में तैयार होती थी। कारखाने दो टाइप के होते थे, या तो वहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती थी या स्टोर हाउस होते थे। फिरोज तुगलक के अंतर्गत 36 कारखाने थे, और हर कारखाने को एक नोबल सुपरवाइज करते थे, जो कि मलिक या खान के रैंक के होते थे। मुदस्सरिफ जिम्मेदार होता था अकाउंट्स के लिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट का वो अकाउंट सुपरवाइजर का काम करता था। ये तो हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी केंद्र के अलावा जो राज्य हैं केंद्र के अंतर्गत, या जो जिले वगैरह हैं, प्रोविंस प्रोविंस जिले के ऊपर होता है प्रोविंस। प्रोविंसेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मुख्य राजनीतिक एरिया के बाहर था, और ये दो तरीके से चलाया जाता था। इस पे डिपेंड करता था कि कितना राजनीतिक कंट्रोल राजा का है। और टेरिटरी का एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन 13वीं-14वीं शताब्दी में हुआ था, सल्तनत के टाइम में। और कुछ नए कॉन्कर्ड एरियाज जो थे उनको सीधे सल्तनत के कंट्रोल में लाया गया था, और कुछ एरियाज उतने ज़्यादा ऑटोनोमस या फ्री नहीं भी थे। और इस प्रकार से अलग अलग तरह के कंट्रोल के तरीके थे जो सुल्तान लोग अडाप्ट किया करते थे। ज़्यादातर इंटरेस्ट सेंटर का इकोनॉमिक होता था कि रेवेन्यू कैसे मैक्सिमम कलेक्ट किया जाए। सल्तनत के टाइम में लोगों का ध्यान रखा जाए उस पर उतना ध्यान नहीं था। जो प्रोविंसेस थे उन पे गवर्नर इंचार्ज होता था, और उसका काम ये होता था कि वो रेवेन्यू का कलेक्शन देखेगा और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस का काम देखेगा, और जो बगावत वाले एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उनको कंट्रोल में रखेगा। ये जो गवर्नर है सुल्तान का डेप्यूटी होता था, क्योंकि जो ऑफिशियल्स थे वो बार बार ट्रांसफ़र किए जाते थे और अपने एरिया से वो फैमिलियर परिचित नहीं होते थे। तो सामान्यतः वो लोकल या स्थानीय ऑफिशियल्स पे डिपेंड हो जाते थे अपनी ड्यूटीज़ के लिए। जब तक लोकल ऑफिशियल्स का स्थानीय ऑफिशियल्स का कोऑपरेशन नहीं होगा तो रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल था। और इसलिए गवर्नर और लोकल जो पावर ब्लॉक्स हैं ये आपस में एक पास का एक रिश्ता बना के चलते थे। और कभी कभी ये जो कॉम्बिनेशन है ये सुल्तान के लिए प्रॉब्लम बन जाता था, क्योंकि गवर्नर जो पावरफुल होते थे और वो लोकल रूलर्स के साथ एक जुड़ जाते थे, तो बगावत में खड़े हो जाते थे सुल्तान के खिलाफ। 14वीं शताब्दी के दौरान प्रोविंसेस को और पार्टीशन करके सिख बना दिए गए थे प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो सिख्स थे, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था वो सिकदर होता था। आज भी बहुत से सरनेम में सिकदर लगा मिलेगा। तो सिकदर का मतलब सिख का इंचार्ज, और कई सिख मिलके एक प्रोविंस बना रहे हैं या एकता बना रहे हैं या सूबा बना रहे हैं। बाद में सिख जो थे वो बदल के सरकार बन गए, इनका नाम अफगान पीरियड में सरकार हो गया। और सिकदर के अलावा एक और ऑफिसर भी होता था, उसका नाम था फौजदार। ये भी प्रोविंशियल लेवल का ऑफिसर था।
इनकी ड्यूटीज़ बहुत साफ तौर पे लिखी तो नहीं गई हैं, एक्सप्रेस नहीं की गई हैं, और फौजदार और शिकदर की ड्यूटीज़ कब ओवरलैप भी कर जाती थी। शिकदर जो था वो गवर्नर को असिस्ट करता था, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में मिलिट्री असिस्टेंस देता था, और छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का सुपरविजन भी करता था। और फौजदार की जो ड्यूटीज़ थी वो शिकदर से मिलती जुलती थी, और फौजदार के अंतर्गत आते थे कोतवाल। तो फौजदार से हम थोड़ा क्रिमिनल साइड का अर्थ ले सकते हैं। तो कोतवाल चूंकि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, और वो फौजदार को रिपोर्ट करता है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी शिकदर की भी थी। दूसरे जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे प्रोविंशियल लेवल पे वो थे बरीद, यानी कि जो गुप्तचर वगैरह थे, और साहिब दीवान जो फाइनेंशियल अकाउंट रखते थे। अब आते हैं इक्ता सिस्टम पे। जो इक्ता का इंस्टीट्यूशन है, ये जो इस्लामिक वर्ल्ड था सेंट्रल एशिया वगैरह में, वहाँ से चला आ रहा था, और इक्ता रिवार्ड के रूप में दिया जाता था स्टेट की सर्विस के लिए। खलीफा जहाँ रूल करते थे बगदाद वगैरह में, वहाँ पे इक्ता को यूज़ किया जाता था पेमेंट के लिए सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को। जब सल्तनत में दिल्ली की सल्तनत ने इक्ता सिस्टम को स्थापित किया, तो सुल्तानों ने स्थापित कर दिया। तो शुरू में जो आर्मी के कमांडर्स और नोबल्स थे, इनको इक्ता देते थे, जिससे इक्ता को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और इस तरह से जो टेरिटरीज असाइन की जाती थी, इनको इक्ता बोला जाता था, और उनके होल्डर को इक्तादार बोला जाता था, या मुक्ति भी बोला जाता था। तो एसेंशियली इक्ता एक पेमेंट का सिस्टम है, जो ऑफिसर्स को पेमेंट किया जा रहा है, और आर्मी की मेंटेनेंस का जो पेमेंट किया जा रहा है, उसके लिए एक तरह का ये पेमेंट है। तो धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, जिससे कि पूरा सिस्टम को प्रॉपरली संगठित किया जाए, और कई सालों के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट बन गया। और उसके बाद सुल्तान जो थे, उनको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता था तो उसका बड़ा शेयर सुल्तान के पास जाता था इस सिस्टम के माध्यम से। सरप्लस प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन है जो कि अपने इस्तेमाल के बाद जो बच जाता है। 14वीं सेंचुरी से हम ये सुनते हैं कि वली या मुफ्ती जो थे, ये लोग कमांडर होते थे मिलिट्री के और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के, जिसको इक्ता कहा जाता था। और उनके एग्जैक्ट पावर जो हैं वो बदलते रहते थे सर्कमस्टांसेस के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। समय के साथ मुफ्ती जो था, उसको केवल आर्मी का ही चार्ज ना देके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज दे दिया गया इक्ता के, जिसमें आर्मी भी उसको मेंटेन करनी होती थी। मुफ्ती को सुल्तान की मदद करनी होती थी अपनी आर्मी के लिए, ज़रूरत पड़ने पे उसकी आर्मी बुलाई जा सकती थी, और उससे अपेक्षा ये होती थी कि वो आर्मी को मेंटेन करेगा, और अपने खुद के खर्चे भी उसी पैसे से बेयर करेगा जो रेवेन्यू वो इकट्ठा करेगा। बालबन के समय से मुफ्ती को कहा गया कि जो बैलेंस बच जाता है, यानी फवाजील इनकम में से, वो सेंटर को भेजेगा अपने और आर्मी के खर्चे पूरे करने के बाद। और इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसने एक असेसमेंट कर लिया था कि कितनी एक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है इक्ता से, और उतना तो वो ले ही लेते थे, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि किस एरिया से, किस लैंड से आर्मी के मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आएगा, उसके मुफ्ती के अपने खर्चों पे कितना खर्चा आएगा, और इनकम कितनी आएगी, और खर्चों के अलावा जो भी इनकम है वो बालबन के टाइम में सेंटर में ले ली जाती थी। और ये जो प्रोसेस है, और भी अलाउद्दीन खिलजी ने भी और स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिससे सेंटर को पैसे की कमी ना रहे।
जैसे जैसे केंद्रीय कंट्रोल बढ़ता था, तो मुक्ति के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कंट्रोल था वो भी बढ़ जाता था। ख्वाजा, जो कि साहिब दीवान कहते हैं जिनको, उनको अपॉइंट किया जाता था, ख्वाजा को। ख्वाजा साहब जो है इक्ता की इनकम का रिकॉर्ड रखते थे, और यही आधार होता था, रिकॉर्ड यही आधार होता था कि सुल्तान उसके आधार पर रेवेन्यू की डिमांड करते थे। और बरीद जो था उसको भी सुल्तान ने अपॉइंट कर दिया था अपने को सूचित रखने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के समय में बहुत सारे गवर्नर थे जिनको अपॉइंट किया गया कि रेवेन्यू शेयरिंग टर्म्स पे, कि वो इतना फिक्स रेवेन्यू देंगे। और फिरोज शाह के टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो स्टेट का कंट्रोल था इक्ताओं पे, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था। और चूंकि उस टाइम इक्ता जो थे हेरिटरी कर दिए गए थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो विलेज था सबसे छोटा यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। और विलेज की जो फंक्शनिंग थी वो वही बनी रहती थी, वही बनी रही जैसे कि टर्किश टाइम से पहले की थी। विलेज के जो मुख्य फंक्शनरी थे वो थे खूत, मुकद्दम और पटवारी। और ये तीनों जो थे एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में मुक्ति के साथ काम करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन में और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। कई विलेजेस से मिल के एक परगना बनता था। तो कई विलेजेस का परगना बनता था, और इम्पोर्टेंट परगना का ऑफिशियल था चौधरी। और परगना के ऑफिशियल्स में चौधरी था, फिर एक अमील था जो रेवेन्यू कलेक्टर था, और कारकून था जो कि अकाउंटेंट था। ये परगना के लेवल के ऑफिसर्स हैं। विलेज और परगना एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स इंडिपेंडेंट यूनिट्स से एडमिनिस्ट्रेशन के, और फिर भी ये आपस में इंटर रिलेटेड भी थे। कुछ केसेस में प्रोविंस का एक लोकल रूलर भी होता था, जैसे राय, राणा, रावत या राजा, जो गवर्नर की मदद करता था अपने ड्यूटीज में। ऐसे केस में लोकल रूलर्स को सुल्तान का सबॉर्डिनेट के रूप में माना जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट के रिफॉर्म्स हुए थे, और ये जो रिफॉर्म्स ऐसे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ज़रूरतों की वजह से हुए थे। मिलिट्री मिडिवल रूलर्स, मिडिवल जो एरा है, जो कि करीब करीब 800 से 1800 के बीच का माना जाता है। जो मिडिवल रूलर्स थे वो ये विश्वास करते थे कि कि ज़िंदगी की ज़रूरतें, खासतौर पे जो फूड ग्रेन्स हैं, वो शहर के लोगों को रीजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए। लेकिन कुछ रूलर्स उस पर कंट्रोल रख पाए थे, कुछ पूरा नहीं भी कंट्रोल रख पाए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो एक तरह से पहले रूलर वो थे जिन्होंने प्राइस कंट्रोल की प्रॉब्लम को पर ध्यान दिया था, और इन्होंने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ध्यान दिया था, और अपने समय में काफ़ी समय तक वो प्राइस को स्थिर रख पाए थे। ये पॉइंट आउट किया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल बनाया, क्योंकि इसलिए बनाया क्योंकि जब मंगोल लोगों ने दिल्ली पे सेंध लगाई थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि बड़ी आर्मी को रिक्रूट करें उनको कंट्रोल करने के लिए। और जितने भी ट्रेजर्स थे, जो भी खजाना था, वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता अगर वो ये ह्यूज रिसोर्सेज आर्मी पे खर्च करते तो। अगर दाम कम हो जाते हैं तो सुल्तान एक बड़ी आर्मी को रिक्रूट कर सकता है, और कम खर्चों में। खैर, जो भी कारण हो मार्केट रिफॉर्म्स का, एक विस्तृत एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया गया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो मार्केट कंट्रोल है
ये जो मार्केट कंट्रोल है, ये ऐसा किया जाए कि स्ट्रिक्टली फॉलो हो। अलाउद्दीन ने सारी कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं उनको फिक्स कर दिया था, ग्रेन से लेके क्लॉथ तक, स्लेव से लेके कैटल तक। और उन्होंने 3 मार्केट दिल्ली में सेटअप किए थे। पहला मार्केट जो था वो खाने के ग्रेन्स के लिए था, दूसरा मार्केट कपड़ों के लिए था, और जो खर्चीले, जो ज़्यादा महंगे सामान होते हैं जैसे शुगर, घी, ऑयल, ड्राई फ्रूट वगैरह के लिए था। और जो तीसरा मार्केट था वो घोड़ों के लिए और दासों के लिए और मवेशियों के लिए था। तो फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन ने कोशिश किया कि वो ना केवल फूड ग्रेन की सप्लाई को कंट्रोल करें जो विलेज से जा रही है, और ना केवल उसके ट्रांसपोर्टेशन को ही कंट्रोल करें सिटी में जो ग्रेन मर्चेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं, बल्कि सिटीजन में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करें। बहुत सारे उन्होंने मेजर लिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो प्राइस सुल्तान ले डाउन कर रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। एक ऑफिसर था, इसका नाम था शहना, वो मार्केट का इंचार्ज था। वो ये ध्यान देने के लिए कि कोई भी राजा के ऑर्डर्स को वायलेट ना करे, उसका उल्लंघन करना करे। बरीद और मुनियान, बरीद इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं और मुनियान सीक्रेट स्पाई हैं जो कि अपॉइंट किए गए थे। अलाउद्दीन ने कोशिश किया कि वो ये इंश्योर करें कि फूड ग्रेन के पर्याप्त स्टॉक्स हैं गवर्नमेंट के पास, जिससे ट्रेडर्स प्राइस को बढ़ा ना पाएँ और आर्टिफिशियल कमी ना पैदा कर पाएँ या ज़्यादा प्रॉफिट ना बना पाएँ। जो खाना जहाँ फूड ग्रेन जहाँ रखे जाते थे, यानी कि गोदाम जो थे, ग्रैनरी, उनको सेटअप किया गया दिल्ली में और छई में, राजस्थान में। जो बंजारे या करवानियाँ जो कि फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करते थे गांव से शहर तक, उनको कहा गया कि वो अपने एक बॉडी बना लें और वो सेटल हो जाएं यमुना के किनारे पे अपने फैमिली के साथ। और जो शहना था उसको अपॉइंट किया गया कि उनको ओवरसी करे कि कितना सामान कहाँ से ला रहे हैं, किधर दे रहे हैं, कहीं और तो नहीं दिए दे रहे। रेगुलर सप्लाई इंश्योर करने के लिए कि बंजारों को रेगुलर सप्लाई मिले ग्रेन्स की, बहुत से रेगुलेशन बनाए गए। सारे के सारे फूड ग्रेन जो थे वो मार्केट आना ज़रूरी था उनका, और मार्केट में ही बेचना ज़रूरी था, और वो भी ऑफिशियल प्राइसेस पे बेचना ज़रूरी था। इसके अलावा ये तो प्राइमरी मार्केट हुआ, इसके अलावा नहीं, ये तो पहला मार्केट है, हाँ, जो फूड ग्रेन का मार्केट है। दूसरा मार्केट जो था क्लॉथ और ड्राई फ्रूट, घी वगैरह का था, जो महंगे आइटम होते हैं। इसको कहते हैं सराय अदल। सारा का सारा कपड़ा देश के अलग अलग भाग से लाया जाता था, और बाहर से भी लाया जाता था, देश के बाहर से। वो उसको वहीं लाना था बेचने के लिए, उसको वहीं स्टोर करना था और बिकना था, केवल इस मार्केट में बिकना था, और वो भी सरकारी रेट पे ही बिकना था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त सप्लाई कमोडिटी की आ रही है, सारे मर्चेंट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया और उनसे एक लिखवा के लिया गया डीड साइन की गई कि वो एक निश्चित क्वांटिटी कमोडिटी की लाएंगे ही लाएंगे सराय अदल पे हर साल। जो मर्चेंट्स थे जो कमोडिटी लाते थे दूर दराज से, जिसमें कि फॉरेन कंट्री से भी लाते थे, उनको एडवांस पैसा भी दिया जाता था, और इस कंडीशन पे दिया जाता था पैसा कि वो उस प्रोड्यूस को बिचौलियों को नहीं बेचेंगे। और अगर कोई कमोडिटी बहुत महंगी होती थी तो उसके लिए परमिट का सिस्टम था, और महंगी कमोडिटीज़ के लिए परमिट केवल अमीर और मालिक वगैरह को दिए जाते थे, जिससे वो इन एक्सपेंसिव कमोडिटीज़ को खरीदें अपने इनकम के अनुसार। यानी कॉस्टली कमोडिटी को हर आदमी नहीं खरीद सकता, वो केवल अमीर और मालिक खरीदेगा, वो भी अपने इनकम के अनुसार खरीदेगा।
और ये इसलिए किया किया था कि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो महंगी चीज़ों की। तीसरा जो मार्केट था वो हॉर्स, कैटल और स्लेव्स का था। हॉर्सेस की सप्लाई अच्छे दामों पे हो, ठीक दामों पे हो, वाजिब दामों पे हो, यह आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट था। और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए घोड़ों की। अलाउद्दीन ने दलालों को ख़त्म करा दिया जो बहुत पावरफुल हो गए थे, और ये डिसाइड किया गया कि सरकार जो है वो घोड़ों की क्वालिटी और प्राइस को फिक्स करेगी। और इसी प्रकार से जो स्लेव बॉयज़ एंड गर्ल्स थे और कैटल के प्राइसेस भी फिक्स किए गए। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स थे ये ज़्यादा लंबे नहीं चले, और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद ये रिफॉर्म्स खो गए। अब मुगल्स के टाइम पे आ जाते हैं। मुगल्स ने कई फीचर्स को रिटेन रखा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के, जो कि सल्तनत में या शेरशाह के टाइम में लाए गए थे। शेरशाह के टाइम पे परगना जो था, और उसके ऊपर था सरकार, और उसके बाद कई सरकारों का ग्रुप, जिसको जैसे सूबा वगैरह या प्रोविंस बोल सकते हैं, उनको उनके अलग अलग ऑफिस बनाए गए। ये पढ़ लेते तो एक कुछ। जो मुगल्स थे उन्होंने एक नया टेरिटोरियल यूनिट भी क्रिएट किया जिसका नाम था सूबा, जिसको इक्ता पहले बोलते थे एक तरह से। तो मुगल्स ने सूबा क्रिएट किया, और जागीर और मनसब सिस्टम भी मुगल ने इंट्रोड्यूस किए। और इस प्रकार से कुछ चीज़ें बदली और कुछ वही रही। चेंज और कंटिन्यूटी दोनों ही मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का पार्ट है, और मुगल टाइम में बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण हुआ सिस्टम का। अब आते हैं कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मुगल टाइम में थे। सबसे पहले एम्परर। एम्परर यानी बादशाह सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का, और सारे मिलिट्री और जुडिशियल पावर उनके पास थे। सारे के सारे अफसर जो थे वो अपना पावर और पोजीशन एम्परर की वजह से ही रखते थे। एम्परर के पास अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, रिमूवल की पूरी अथॉरिटी थी एट हिज ओन प्लेजर। कोई प्रेशर नहीं था एम्परर के ऊपर, किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई प्रेशर नहीं था। और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए थे। तो पहला है जो वजारत, जो पहले भी था, उसको वकील भी कहते थे। वजारत या वकालत, चूंकि दोनों शब्द बदलते बदलते यूज किए गए, बदल बदल के, ये सल्तनत में भी था। वजीर की जो पोजीशन थी वो जितनी प्रियमिनेंट पोजीशन थी अफगान रूलर के पहले, लेकिन बाद में अफगान रूलर के आने के बाद वजीर थोड़ा कमज़ोर हो गया था। लेकिन वजीर की पोजीशन को फिर मुगल्स ने फिर से रिवाइव कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। बाबर और हुमायूं के जो वजीर होते थे वो बहुत ज़बरदस्त पावर इंजॉय करते थे। जिस पीरियड में बैराम खान अकबर की जगह पे राज कर रहे थे, अकबर के बिहाफ पे राज कर रहे थे, तो उस पीरियड ने देखा कि वकील और वजीर जो थे अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज कर रहा था। अकबर ने तय कर लिया था कि वजीर के पावर को कम करेगा, और इसलिए अकबर ने जो वित्तीय पावर थे वो सारे वजीर से खुद ले लिए। ये बहुत बड़ा झटका था वजीर के पावर पे। एक और डिपार्टमेंट था दीवान कुल। दीवान कुल जो था वो चीफ दीवान था। उसकी जिम्मेदारी थी रेवेन्यू और फाइनेंसिस को इकट्ठा करना। अकबर ने दीवान के ऑफिस को मजबूत कर दिया था। उसने रेवेन्यू के पावर्स सारे दीवान को दे दिए थे। दीवान क्या करते थे, वो ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स को हर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्ट किया करते थे, और प्रोविंशियल दीवान्स को भी वो सुपरवाइज करते थे। पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर जो था एम्पायर का वो उन्हीं के चार्ज में था, और दीवान को रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी स्टेट फाइनेंस के बारे में एम्परर को, और ये डेली रिपोर्टिंग वो करते थे।
अगला डिपार्टमेंट था मीर बख्शी। मीर बख्शी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदार था। मनसबदार को का अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरी के पेपर, वो इन्हीं के द्वारा अप्रूव और पास किए जाते थे, इन्हीं के द्वारा उनका समर्थन किया जाता था। वो स्ट्रिक्ट वॉच रखते थे, जो सैंक्शन साइज है मनसबदार के लिए कि इतनी आर्मी रखनी है, उसको रख रहा है कि नहीं रख रहा, और वॉर के लिए तैयार है कि नहीं वो आर्मी। और नए जो एंट्रेंस थे, जो सर्विस में आना चाहते थे, वो उनको मीर बख्शी एम्परर के सामने प्रस्तुत करते थे। तो रिक्रूटमेंट एक तरह से मिलिट्री में। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट सदर उस सदर। ये रिलीजियस डिपार्टमेंट के हेड थे, सदर उस सदर। उनकी मुख्य ड्यूटी होती थी कि शरिया के लॉज का प्रोटेक्शन। सदर का जो ऑफिस था वो अलाउंसेस और स्टाइपेंड बांटता था उन लोगों को जो उसके लिए एलिजिबल थे, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी बांटते थे। और इससे इसकी वजह से ये ऑफिस जो था बड़ा लुक्रेटिव, यानी पैसे बनाने वाला हो गया था। जो पहला 25 साल थे अकबर के राज्य के, उसमें 1580 में एक महजर नामा पास किया अकबर ने, जिसमें इस अथॉरिटी को थोड़ा कम किया। इस महजर के अनुसार अकबर का व्यू जो था वो प्रिवेल करेगा अगर रिलीजियस स्कॉलर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है तो। इसके पहले अकबर ने फ्रीडम दे रखी थी। ये जो ऑफिसर हैं, यही मैटर्स को रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स, मतलब जो बिना टैक्स के ग्रांट दी जाती है, वो जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए दी जाती है, उसको रेगुलेट करते थे। और बाद में कई रिस्ट्रिक्शन इस अथॉरिटी पे लगाए गए कि वो कोई भी चीज़ रेवेन्यू फ्री ग्रांट के रूप में किसी को भी दे दें, वो अलाउ नहीं किया था। उसके बाद मुतासिब, यानी जो पब्लिक मॉरल्स का सेंसर है, उनको अपॉइंट किया गया ये सुनिश्चित करने के लिए कि मोरालिटी के जो रूल्स हैं, यानी नैतिकता के रूल्स को ऑब्जर्व किया जाए। और ये इनका ये भी ड्यूटी थी कि वेट्स एंड मेजर्स को एग्जामिन करते थे कि जहाँ पे तौलने के बाट वगैरह सही यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, और प्राइसेस फेयर हैं कि नहीं। इसका बाद मीर सामान वो रॉयल कारखाने का इंचार्ज था, और जो भी परचेज होते थे या रॉयल हाउस होल्ड के लिए या स्टोरेज होता था, उसके लिए वो जिम्मेदार था। यानी ये मीर सामान सरकार राजा के सामान के लिए जिम्मेदार था। और इनकी ये भी ड्यूटी होती थी कि ये रॉयल हाउस होल्ड में जो भी आर्टिकल चाहिए उसको मैन्युफैक्चर करवाते थे। इसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एम्पायर में। मुगल एम्पायर में 12 प्रोविंसेस हुआ करते थे, या सूबा जिसको कहते हैं, अकबर के टाइम पे। और ये जो सूबे थे, ये थे इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा और मुल्तान। बाद में अहमदनगर, बेरार और खानदेश को भी जोड़ा गया। प्रत्येक सूबा जो था वो सूबेदार के अंतर्गत था, और जो जिसको एम्परर बादशाह सीधे अपॉइंटमेंट करते थे। सूबेदार जो था वो प्रोविंस का हेड था और जनरल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। वो एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स को एनकरेज करता था, और राज्य के लिए रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए उस पर स्टेप्स लेता था। वो बगावतों को भी दबाता था, और आर्मी प्रोवाइड करता था जब भी कोई एक्सपीडिशन में जाने की ज़रूरत होती थी। सूबे में जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था, वो था दीवान। इनको दीवान को भी एम्परर अपॉइंट करते थे, और ये एम्परर को कंट्रोल रिपोर्ट करता था। ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता था। ये रेवेन्यू कलेक्शन को सुपरवाइज करता था सूबा में, और सारे अकाउंट्स रखता था एक्सपेंडिचर के। और उनकी जिम्मेदारी ये होती थी कि वो कल्टीवेशन के एरिया को बढ़ाएंगे। बहुत से केसेस में एडवांस लोन्स दिए गए पेजेंट्स को,
इसी ऑफिस से, तकावी जिसको बोलते हैं। इसके बाद था बख्शी। बख्शी, मीर बख्शी, जैसे सेंटर पे था वही परफॉर्मेंस उसका सूबा में था। इनको भी राजा का कोर्ट अपॉइंट करता था और मीर बख्शी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करता था, लेकिन ये जिम्मेदार थे चेक करने के और इंस्पेक्ट करने के हॉर्सेस को और सोल्जर्स को, जो भी मनसबदार मेंटेन करते थे सूबा में। ये सैलरी देते थे मनसबदार और सोल्जर्स को। अक्सर इस ऑफिस के साथ वकाई निकार का ऑफिस भी कंबाइन कर दिया जाता था, और वकाई निकार के रूप में बख्शी की ड्यूटी होती थी कि ये प्रोविंस में जो भी घटना घट रही है उसके बारे में सेंटर को रिपोर्ट करे। यानी कि सेंटर को रिपोर्टिंग सूबे के लेवल से मेरा डायरेक्ट होती थी, और ये लोग इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करते थे, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे और जिससे सूबेदार पे एक चेक भी रहता था। जो सेंट्रल सदर, यानी सदर उस सदर का एक रिप्रेजेंटेटिव पुलिस प्रोविंशियल लेवल पे भी होता था, इसको सदर कहते थे। सदर की जिम्मेदारी होती थी कि वो उन लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित करे जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ और रिलीजियस लर्निंग में लगे हुए हैं। और सदर की जिम्मेदारी जुडिशियल डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करने की भी थी, और इस तरह से वो काजियों के काम को सुपरवाइज भी करता था। तो सदर जो था वो काजी को सुपरवाइजर था, और सदर उस सदर सेंट्रल लेवल पे सुपरवाइजर था। और कुछ और भी ऑफिसर्स थे जो प्रोविंशियल लेवल पे काम करते, जैसे दरोगाए डाक। इनकी जिम्मेदारी थी कम्युनिकेशन चैनल को, डाक को पहुंचाना, ले जाना, मेंटेन करना। मान ली सड़क पे डाक जाएगी तो सड़क खराब होगी तो ठीक कराएंगे उसको। कोर्ट के द्वारा जो भी लेटर दिए जाते थे वो दे देते थे मरवार को। मरवार जो था वो डाक लेके दौड़ेगा या घोड़े पे दौड़ेगा। तो उसके बाद वकाई नवीस और वकाई निगार भी थे, जो जिनको अपॉइंट किया जाता था, और ये लोग एम्परर को डायरेक्टली रिपोर्ट देते थे। उसके बाद सूबे को डिवाइड किया गया था सरकार में, और सरकार को डिवाइड किया गया था परगना में। और विलेज जो था सबसे छोटा यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी सूबा, सरकार, परगना और गांव। सरकार के लेवल पे दो इम्पोर्टेंट फंक्शनरी थे। पहला था फौजदार और दूसरे थे अमल गुजार। ये मुगलों के टाइम की बात हो रही है। जो फौजदार था वो इंपीरियल फरमान से अपॉइंट किया जाता था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था सरकार पे। और कभी कभी सरकार के अंतर्गत भी कई सारे फौजदार होते थे, एक सरकार में कई फौजदार भी होते थे। कभी कभी उनका जो जुरिस्डिक्शन था, एक फौजदार का जुरिस्डिक्शन दो सरकार में भी चला जाता था, भले ही वो सरकार दो अलग अलग सूबा के भी क्यों ना हो। फौजदारी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी, जबकि सरकार जो था वो टेरिटोरियल डिवीजन था या रेवेन्यू डिवीजन था। तो मुख्य ड्यूटी जो फौजदार की होती थी वो ये होती थी कि हम जो भी लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी, जान और माल की सुरक्षा करेगा। वो लॉ एंड ऑर्डर को का ध्यान रखेगा अपने एरिया में, और रेवेन्यू कलेक्शन को असिस्ट करेगा, उसमें मदद करेगा। कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा तो उसको कैसे टैकल करना है जब फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो अमल गुजार या अमील होता था वो रेवेन्यू कलेक्टर होता था। उसकी ड्यूटी होती थी असेसमेंट करना और सुपरविजन करना कि रेवेन्यू कलेक्शन का। उससे ये अपेक्षा थी कि वो कल्टीवेशन में जितना लैंड आ रहा है उसको बढ़ाएगा,
और पेजेंट्स को प्रेरित करेगा कि वो विलिंगली यानी इच्छा से रेवेन्यू दे। वो सारे अकाउंट भी मेंटेन करेगा और डेली प्राप्ति और खर्चे की रिपोर्ट प्रोविंस के दीवान को देगा। परगना लेवल पे शिकदर जो था वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, और जो शिकदर था वो अमील को असिस्ट करता था रेवेन्यू कलेक्शन के काम में। अमील लुक आफ्टर करते थे रेवेन्यू कलेक्शन का परगना लेवल पे, और शिकदर उनकी मदद करता था। कानूंगो जो था परगना लेवल पे वो सारे लैंड का रिकॉर्ड रखता था, और कोतवाल जो था वो शहरों में अपॉइंट किए जाते थे इंपीरियल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज थे। कोतवाल को एक रजिस्टर भी रखना होता था जिससे कि उन लोगों का रिकॉर्ड रखे जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, आवागमन का रिकॉर्ड। जो मुकद्दम था वो विलेज का हेड था, और जो पटवारी था वो विलेज के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का ध्यान रखता था। तो जमींदार की जो सर्विसेज थी उसको यूटिलाइज किया जाता था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए भी। किलों को किलादार के अंतर्गत रखा गया था, और वो किले का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और जो भी एरिया उनको जागीर में असाइन किया जाता था किलादार को, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन वो देखते थे। तो पोर्ट का यानी बंदरगाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रोविंशियल अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट होता था। पोर्ट के जो गवर्नर होते थे उनको कहते थे मुतसद्दी, जिनका सीधा अपॉइंटमेंट एम्पर करता था। जो मुतसद्दी था वो टैक्स कलेक्ट करता था जो भी सामान आ जा रहा है, और एक कस्टम हाउस वो मेंटेन करता था। ये मिंट हाउस भी मेंटेन करता था, उसका सुपरविजन भी करता था पोर्ट। मिंट यानी जहाँ सिक्के बनते हैं। पहुंच गए। अब मुगल लोगों ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन बनाए थे। उनमें से पहला था मनसब सिस्टम। जो मनसब और जागीर सिस्टम है वो समय के साथ धीरे धीरे बदला भी था मुगलों के अंतर्गत। मनसबदारी एक बड़ा अद्वितीय सिस्टम था जो मुगल्स ने ही डिवाइस किया था। मनसबदारी सिस्टम जो अकबर ने इवॉल्व किया था, और बाद में कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशन के साथ वही आधार बना सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मुगल्स के अंतर्गत। मनसब शब्द का अर्थ होता है एक एक स्थान या पोजीशन। मनसब अवार्ड किया जाता था कि ऐसे इंडिविजुअल को उसका स्टेटस फिक्स करने के लिए ऑफिशियल सीढ़ी में, और उसकी सैलरी भी उससे फिक्स की जाती थी। और मनसब सिस्टम से ये भी फिक्स होता था कि कितने आर्मी रखेगा वो, यानी मनसब में स्टेटस है, मनसब में सैलरी है, और मनसब में कितनी आर्मी रखेगा। और ये सिस्टम इसलिए बनाया गया जिससे कि जो रैंक है नोबल्स की वो क्लियर कर दी जाए, स्ट्रीमलाइन द रैंक ऑफ द नोबल्स। उनकी सैलरी को भी फिक्स करना के लिए बनाया गया, और कितना कैवलरी या घुड़सवार रखेगा वो भी उसमें स्पेसिफाई किया जाता था। मनसब सिस्टम में जो रैंक्स थे वो नंबर में कहे जाते थे। जैसे अबुल फजल ये कहते हैं कि अकबर ने 66 ग्रेड मनसबदार के बनाए थे, और स्टार्ट होता था कमांडर ऑफ 10 हॉर्समैन, 10 घुड़सवार के कमांडर से जाके 10,000 घुड़सवार के कमांडर तक के 66 ग्रेड थे। हालांकि अबुल फजल ने इनमें से 33 ग्रेड ही मेंशन किए हैं। शुरू में एक सिंगल नंबर होता था जो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी रैंक को।
पर्सनल पे को और कंटिजेंट के साइज को। और बाद में मनसबदार की जो रैंक है ये दो नंबरों से डिनोट होने लगी। एक नंबर था जात नंबर, दूसरा था सवार नंबर। तो जात मतलब उसकी जात यानी कितना ऊपर रैंक है उसका। सवार मतलब कितने घुड़सवार वो रख सकता है। तो जात डिनोट करता था उनकी पर्सनल रैंक, और सवार डिनोट इंगित करता था कितना कंटिजेंट साइज होगा तो मनसबदार रखेंगे। तो इस कंटिजेंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हुए मनसबदार को तीन कैटेगरी में बांटा गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 7,000 जाट और 7,000 सवार का मनसबदार। और उसके बाद शुरू में जाट और सवार जो थे दोनों रैंकें बराबर होती थी, 7,000 7,000 6,000 6,000 इस तरह से। जितना जात होता था उतना ही सवार होता था। लेकिन बाद में सवार रैंक जो है वो नीचे हो गई जात के मुकाबले में, और आधे पे रुक गई, यानी 50% ऑफ द जात रैंक, जैसे 7,000 4,000। और थर्ड फेज में क्या हुआ, थर्ड कैटेगरी में सवार रैंक 50% से भी कम होती थी जात रैंक से। तो इस तरह से सवार रैंक जो था वो या तो जात के बराबर था या उससे कम था। भले ही सवार रैंक ज़्यादा बड़ी हो, मनसबदार की पोजीशन जो है उस पर असर नहीं होता था, भले ही वो कम सवार रख रहा है। मनसबदार की पोजीशन यानी जात, वो जात रैंक से तय होती थी। जैसे मनसबदार जो 4,000 जात और 2,000 सवार का है, वो दूसरा मनसबदार है जो कि 3,000 जाट और 3,000 सवार का है। भले ही उसके सवार ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि उसकी ज़ात कम है, वो 4,000 वाला ज़्यादा रैंक का माना जाएगा। लेकिन इस रूल में थोड़े अपवाद भी थे, खासतौर पे जब मनसबदार एक डिफ़िकल्ट एरिया में सर्व कर रहा है और जहाँ पे रिबेलियन ज़्यादा होता है, बगावत ज़्यादा होती है। ऐसे केस में स्टेट अक्सर सवार रैंक बढ़ा देती थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सवार चाहिए होता है, और ज़ात रैंक को वही रखती थी। कभी कभी सवार रैंक जो है इसलिए भी बढ़ाई जाती थी कुछ समय के लिए, कोई इमरजेंसी को मीट करने के लिए। जहांगीर ने क्या किया, एक नया प्रावधान बनाया सवार रैंक का। इस प्रावधान के अनुसार सवार रैंक का एक पार्ट जो था उसको दुअस्पा सीएसपा बोला जाता था कुछ मनसबदार के लिए, और इस पार्ट के लिए एडिशनल पेमेंट उसी रेट पे, यानी 10 दाम पर सवार, एक सवार का 10 दाम, इस रेट पे पेमेंट दिया जाता था। और इसलिए उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, अगर किसी की सवार रैंक 4,000 है, जिसमें से 100, जिसमें से 1,000 दुअस्पा सियस्पा है, तो उसकी जो सैलरी होगी वो ऐसे कैलकुलेट होगी कि 3,000 तो दुअस्पा सियस्पा नहीं है, तो 3,000 को तो 8,000 रेट से मिलेगा, और 1,000 चूंकि दुअस्पा सियस्पा है उसको डबल रेट से मिलेगा, यानी कि 8,000 की जगह 16,000। तो कुल मिला के 16 इंटू 1,000, 16,000 इंटू 1,000, और उधर 8,000 इंटू 3,000, कुल मिला के ये 40 मिलियन हो गया, या 4 करोड़ दाम हो गया। तो 4 करोड़ का दाम उसको मिलेगा। कहते हैं ये चीज़ का दाम क्या है, तो दाम मतलब ये प्राइस है उसका जो पे किया जाएगा। दुअस्पा सियस्पा के बिना 4,000 की जो सैलरी है वो 32 मिलियन होती, अगर दुअस्पा सियस्पा नहीं होता। अगर चूंकि यहाँ पर 1,000 का दुअस्पा सियस्पा लग गया तो उसकी सैलरी 8 मिलियन बढ़ गई। और इस प्रकार से जो मनसबदार थे
वो डबल नंबर ऑफ सवार मेंटेन करते थे दुअस्पा सीएसपा कैटेगरी के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है ना। तो सवार रैंक वही है उसकी, लेकिन वो डबल सवार रखने पड़ रहे हैं उसको, क्योंकि उसको डबल पैसा मिल रहा है। तो जहांगीर ने शायद इसलिए इंट्रोड्यूस किया था प्रोविजन, जिससे कि जिससे नोबल्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाएं और मिलिटरली मजबूत हों, और इस प्रावधान से वो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता था नोबल्स की, और बिना उसकी ज़ात रैंक पे असर किए। वो रैंक को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, तो रैंक को वही बना के रखना चाहता था, बस उनको पेमेंट बढ़ा देगा क्योंकि उसको सवार ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जैसे ही किसी की ज़ात रैंक बढ़ाते थे ना, तो जलन हो जाती है दूसरों को, और ट्रेजरी पर भी एडिशनल बर्डन पैदा हो जाता था। तो जहांगीर ने सोचा हम ज़ात रैंक बढ़ाएंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, हम ज़ात रैंक वही मेंटेन करेंगे, सवार रैंक भी वही मेंटेन करेंगे, बस पैसा वहाँ देंगे जहाँ एडिशनल हमको घुड़सवार मिल रहे हैं। शाहजहाँ ने मंथली स्केल इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम में, जिससे जो भी जमा और हासिल है, यानी जमा वो है एस्टिमेटेड इनकम कितनी आनी चाहिए, हासिल मतलब कितना प्राप्ति हो रही है। तो मंथ स्केल बनाया गया मनसबदारी सिस्टम में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। मनसबदार जो थे उनको जागीरों से पेमेंट किया जाता था, जागीर दी जाती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कैलकुलेशन इस आधार पे किया जाता था कि जमा कितना होगा एक साल में, लेकिन ये देखा गया कि हासिल तो उतना है ही नहीं, हासिल जमा से कम है हमेशा। तो जब हासिल ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में मनसबदार को उतनी सैलरी क्यों दी जाए। तो मनसबदार की सैलरी को फिर मंथ स्केल पे के अनुसार फिक्स किया जाने लगा, और इस प्रकार से अगर कोई जागीर जो है उसका हासिल जमा से आधा ही है, तो उसको शाशमाह जागीर कहा जाता था, यानी 6 मंथली। अगर कोई जागीर एक चौथाई हासिल दे रही है, तो उसको सिहमाहा कहा जाता, 3 मंथली या क्वार्टरली। तो ये मंथ स्केल जो है वो इसी तरह का मंथ स्केल कैश सैलरी पे भी लगाया गया। तो जो सैंक्शन पे थी उससे डिडक्शन कर लिया जाता था इसके अनुसार। शाहजहाँ के राज्यकाल के समय में जो मनसबदार थे, उनको ये अलाउ कर दिया गया था कि वो 1/5 या 1/3 जो सवार रैंक का सैंक्शन स्ट्रेंथ थी उतना भी वो मेंटेन कर सकते थे, जिससे उनका मेंटेनेंस अमाउंट कम नहीं होगा जो भी दिया जा रहा है। तो उनको कह दिया चलो आप 1/5 मेंटेन कर लो, 1/3 मेंटेन कर लो, क्योंकि उस टाइम पे पैसा कम नहीं कर सकते थे, लेकिन घुड़सवार उतने वो रख नहीं पा सकते थे। तो औरंगजेब ने क्या किया कि ये सारे जितने भी बदलाव हुए उनको कंटिन्यू रखा, और इसके अलावा उसने एक और रैंक बना दी जिसको कहते हैं मशरूत, यानी मशरूत यानी कंडीशनल। तो मशरूत के द्वारा उन्होंने सवार रैंक को बढ़ाने की कोशिश की टेम्पररी। और औरंगजेब ने एक और डिडक्शन भी किया जिसका नाम था खुराक के दबाव, कि जो राजा के जो स्टेबल्स हैं उनको वहाँ पे जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी कॉस्ट बेयर करने के लिए एक डिडक्शन उन्होंने मनसबदारों से कर लिया। अब अगला सिस्टम है जागीर का सिस्टम। तो जो जागीर का सिस्टम था, वो इस तरह से था कि जो भी रेवेन्यू आता था वो असाइन किया जाता था जागीरदारों को, इतना रेवेन्यू तुम दोगे।
और मुगल्स के समय में भी ये चलता रहा। जो भी एरिया ना दिया जाता था उनको जागीर कहते थे, और उस एरिया के होल्डर को जागीरदार कहते थे। जागीरदारी सिस्टम मनसबदारी सिस्टम का से अलग नहीं था, उसका इंटीग्रल पार्ट था। जो भी मनसबदारी सिस्टम डेवलप हुआ था अकबर के टाइम पे, और कुछ बाद में बदलाव भी इसमें हुए। अकबर के पीरियड में सारी की सारी जो टेरिटरी थी वो मोटा मोटा दो पार्ट में डिवाइड की गई थी, या तो खालिसा ज़मीन या जागीर ज़मीन। तो जो खालिसा था उससे जो रेवेन्यू आता था वो सीधे सेंटर पे जाता था, और जो जागीर से आता था वो जागीरदार के पास जाता था उनके कैश सैलरी के एवज में। मनसबदार का जो सैलरी मिलती थी वो उनके ज़ात और सवार रैंक के हिसाब से मिलती थी। ये सैलरी या तो उनको कैश में दी जाती थी, इसको नगदी कहते थे, या फिर जागीर के द्वारा दी जाती थी। और जागीर के द्वारा ज़्यादा दिया जाता था क्योंकि बहुत सारी ज़मीन थी अभी, तो वो उपजी हुई नहीं थी, तो उन पर ज़मीन देने से क्या होता था कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभव हो जाता था। अगर जो पेमेंट है वो जागीर के द्वारा किया जाता था, तो जो केंद्रीय दीवान था वो परगना आइडेंटिफाई करता था जिनका टोटल जमा उस सैलरी के बराबर होगा जो मनसबदार को दी जानी है। और अगर जो रिकॉर्डेड जमा है वो सैलरी के जो क्लेम आ रहा है उससे ज़्यादा है, तो जो बैलेंस है उसको उसको अगर ज़्यादा दे दिया गया है तो बाकी का अमाउंट वो सेंट्रल ट्रेजरी में जमा करेगा। और दूसरी ओर अगर वो कम है तो उसको ट्रेजरी से उतना दे दिया जाएगा उल्टा। लेकिन बहरहाल कोई भी असाइनमेंट जागीर का परमानेंट नहीं था, ना हेरिडिटरी था। एम्परर जो था पूरी जागीर को एक आदमी से दूसरे आदमी को शिफ्ट कर सकता था किसी भी समय। जो जागीर और खालिसा का रेशो था वो भी फ्लक्चुएट होता रहता था। अकबर के टाइम पे खालिसा केवल 5% था, जहांगीर के टाइम में ये 10% हो गया, शाहजहाँ के टाइम में ये 9 से 15% था। औरंगजेब के बाद वाले समय में बहुत प्रेशर आ गया था खालिसा पे, क्योंकि जो क्लेमेंट्स थे जागीर के लिए वो बढ़ गए, जैसे जैसे मनसबदारों का नंबर बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे मनसबदार बढ़ते आ रहे थे और जागीर ज़्यादा ज़्यादा देनी पड़ रही थी उनको, तो खालिसा लैंड पे प्रेशर आ गया, तो ये 9 से 15% रखना मुश्किल हो गया था। अब जागीरदारों को एक जागीर से दूसरे जागीर में ट्रांसफ़र भी कभी कभी कर दिया जाता था, और कभी कभी उनको एक ही टाइम एक ही जागीर को ज़्यादा लंबे समय के लिए भी अलाउ कर दिया जाता था रखना। तो ये जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था जागीरदार को, इससे थोड़ा जागीरदारों पे चेक बना हुआ था कि जिससे जागीरदारों का लोकल लूट ना बन जाए और बगावती हो जाए वो। और उसी के साथ साथ जो उसका डिसएडवांटेज था वो ये था कि जागीरदारों को लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं ले पाते थे लैंड को डेवलप करने के लिए। और भी अलग टाइप की भी और भी जागीरें थी, जैसे तनख्वाह जागीर। तनख्वाह जागीर वो थी जो सैलरी के इवज में दी जाती थी। मशरूत जागीर वो थी जो चंद शर्त लगा के दी जाती थी। वतन जागीर जमींदार या राजाओं को दिया जाता था जिस पे वो इंडिपेंडेंटली राज करते होते थे। अल्तमगाह जागीर मुस्लिम नोबल्स को दी जाती थी और उनकी फैमिली को दी जाती थी, मतलब सॉरी उनको अपने फैमिली के शहर में जो दी जाती थी या जहाँ वो पैदा हुए अगर वहाँ दी जाती थी उनको जागीर, तो उसको अल्तमगाह जागीर बोलते थे। तनख्वाह जागीर जो थी वो हर 3 से 4 साल में ट्रांसफ़र भी हो जाती थी। वतन जागीर हेरिडिटरी था और वो ट्रांसफरेबल नहीं था। जब भी जमींदार को मनसबदार बनाते थे तो उनको एक तनख्वाह जागीर देते थे और एक वतन जागीर भी देते थे।
वतन जागीर तनख्वाह जागीर की जगह पे नहीं होती थी, दूसरी जगह होती थी। और अगर उसकी सैलरी जो है वो वतन जागीर से इनकम के ज़्यादा थी तो उसको तनख्वाह जागीर किसी दूसरी जगह दे दी जाती। तो जागीरदार जो थे उनको ये अलाउ किया गया था कि वो केवल ऑथराइज रेवेन्यू ही कलेक्ट करें इंपीरियल रेगुलेशंस के अनुसार। जागीरदार अपने खुद के ऑफिशियल्स जैसे अमीर वगैरह को लगाते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और जो इंपीरियल ऑफिस था वो अपने अपने लोगों के द्वारा जागीरदारों पे वॉच रखता था। तो जो दीवान था सूबा का, उसका काम ये था कि वो पेजेंट्स पे जो कोई ऑपरेशन नहीं होने देगा, और अमीन को पोस्ट किया जाता था हर सूबा में ये सुनिश्चित करने के लिए कि जागीरदार इंपीरियल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। और फौजदार भी जो थे वो जागीरदारों की मदद करते थे अगर उनको रेवेन्यू कलेक्शन में कोई मुश्किल होती थी। अब मराठाओं ने क्या किया? जो मराठा पावर का राइज है वो एक सिग्निफिकेंट फेनोमिनन है डेक्कन की हिस्ट्री में, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे मुगल और दक्कन का असर था। तो इनका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें राजा मेन वो था शिप को चलाने वाला। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 8 डिपार्टमेंट में बटा हुआ था, जिसमें कि मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको अष्ट प्रधान कहते थे। जो 8 मिनिस्टर थे अष्ट प्रधान, उनमें पहला था पेशवा। जो पेशवा था वो फाइनेंसिस वित्त को देखता था और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखता था। उसके बाद अगला था सरे नौबत, और सरे नौबत जो था वो सेनापति हुआ करता था। और फिर मजूमदार होता था जो कि अकाउंट्स का ध्यान रखता था। वकाई नवीस इंटेलिजेंस, पोस्टल डिपार्टमेंट और राजा के घरेलू मामलों को ध्यान रखता था। सुरनवीस या चिटनिस जो चिट्ठियों का ध्यान रखता था और कम्युनिकेशन का ध्यान रखता था। दबीर जो फॉरेन अफेयर्स का ध्यान रखते थे, और दूत जैसे होते हैं, और न्यायाधीश जो कि जस्टिस का ध्यान रखते थे, और पंडित राव जो कि रिलीजियस मैटर का ध्यान रखते थे। तो इस तरह से अष्ट प्रधान होते थे। अष्ट प्रधान को शिवाजी ने नहीं बनाए थे। बहुत से जो ऑफिसर्स थे जैसे पेशवा, मजूमदार, वाकई नवीस, दबीर, सुरनवीस, ये दक्कनी रूलर के अंतर्गत होते थे। और सिवाय पंडित राव और न्यायाधीश के बाकी सारे मेंबर जो थे उनको मिलिट्री कैंपेन भी लीड करने होते थे। शिवाजी के अंतर्गत ये ऑफिसर्स जो है हेरिटरी नहीं थे, ना ही परमानेंट थे। वो किंग के प्लेजर पे रहते थे और बार बार ट्रांसफर भी कर दिया जाता था उनको। और प्रत्येक अष्ट प्रधान को 8 असिस्टेंट दिए जाते थे। दीवान, मजूमदार, फडनिस, सबनिस, कारखानिस, चिटनिस, जमादार, पोर्टनिस। इसमें जो चिटनिस था वो चिट्ठियों से डील करता था और रॉयल लेटर्स करस्पॉन्डेंस से डील करता था। फडनिस जो था, जब भी किले के कमांडर की चिट्ठी आती थी तो उस पर रिस्पॉन्स देता था। जो पोर्टनेस था वो रॉयल ट्रेजरी के इनकम और एक्सपेंडिचर का ध्यान रखता था। और बाकी जो नाम है वो ऊपर से हमने पहले ही उनके मीनिंग देख लिए। ये तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी दक्कनी और मुगल सिस्टम के अनुसार ही ऑर्गेनाइज किया गया था। सारे के सारे प्रोविंशियल यूनिट जो थे वो दक्कनी रूलर में भी वैसे ही होते थे। शिवाजी ने उनको रिऑर्गेनाइज किया और कभी कभी नया नाम भी दे दिया। प्रोविंसेस का नाम प्रांत रख दिया उन्होंने, मतलब सूबे की जगह पे। प्रांत जो था वो सूबेदार के चार्ज में होता था।
और कई सूबेदारों का एक सर सूबेदार भी होता था, जो कि सूबेदारों के काम को सुपरवाइज और कंट्रोल करता था। प्रांतों से छोटे होते थे तरफ, जिनका इंचार्ज होता था हवलदार। और उसके बाद गांव होते थे, इसको मौजा भी बोलते थे, जो लोएस्ट यूनिट होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। विलेज के लेवल पे कुलकर्णी होता था, जो कि अकाउंट और रिकॉर्ड रखता था, जबकि पाटिल विलेज के लेवल पे लीगल और पुलिस का पावर अख्तियार करता था। परगना के लेवल पे देश पांडे होता था, जो कि अकाउंट और रिकॉर्ड मेंटेन करता था, जबकि देशमुख जो था परगना के लेवल पे, उसके बाद लीगल और पुलिसिंग का पावर था। ये तो संगेन है। जो पुलिस ऑफिसर होता था रूरल एरिया में, उसको फौजदार कहते थे। अर्बन एरिया में उसी को कोतवाल कहते थे। मराठाओं की जो पॉलिटी थी, उसमें कोई यूनिफाइड सिविलियन कम मिलिट्री रैंक नहीं होती थी, यानी सिविलियन अलग होती, मिलिट्री अलग होती थी। मराठाओं के अंतर्गत ब्राह्मण लोग जो थे, जो इलीट माने जाते थे, जो इम्पोर्टेंट ब्राह्मण होते थे, वो परफॉर्मेंस के आधार पे सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी में रखे जाते थे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रखे जाते थे। उस कैपेसिटी में उनको कामविजदार बोला जाता था। ये ब्यूरोक्रेसी है, जो कि टैक्स असेसमेंट और कलेक्शन का वाइड पावर एंजॉय करते थे। वो केसेस को एडजुडिकेट भी करते थे रेवेन्यू के, और लोकल कंडीशन की इंफॉर्मेशन भी देते थे और रिकॉर्ड भी रखते थे। बाद में जो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, वो इसी कामविजदार के आधार पे मॉडल किया गया था, इस मराठा ऑफिसर के आधार पे। तो इसके साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, उसके अंत पे आ गए हैं।